दोस्तों, सबसे पहले तो सभी लोगों को नमस्कार। मैं कृष्णकांत। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 गांव, रखो अपनी धरती तमाम। पर दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका। उल्टे हरि को मानने चला, जो था साध्य उसे साधने चला। दोस्तों, आप इस पंक्ति को जरूर पढ़े होंगे या फिर किसी के द्वारा आप सुने जरूर होंगे, और नहीं तो फिर महाभारत के दृश्य में आप इसे जरूर देखे होंगे। महाभारत हमारे जीवन का वो आधार है कि वो हमें ये सिखाता है कि अगर आप ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, वैसा करोगे तो वैसा होगा। और महाभारत में जो दुर्योधन का जो कैरेक्टर है वो हमें ये सिखाता है कि अगर किसी का संपत्ति या किसी का कोई चीज अगर अनैतिक तरीके से हड़प लिए हो और वो अगर आपके पास अपना अधिकार मांगने आए, और वो भी नम्रता पूर्वक मांगने आए, थोड़ा बहुत मांगने आए, तो उसे दे देना चाहिए। लेकिन आपको बता दूं कि बुरे व्यक्ति की पहचान ऐसे होती है कि जब कोई व्यक्ति अनैतिक तरीके से संपत्ति को हड़प लेता है, उस पर कब्जा कर लेता है, तो एक तिनका भी नहीं देना चाहता है। और फिर उसके बाद में शुरू होता है महासंग्राम का जन्म होता है। और उसके बाद पूरा तिनका का तिनका क्या, पूरा का पूरा राज सिंहासन, पूरा उसका एक एक चीज पूरी तरीके से सर्वनाश हो जाता है, उसका अस्तित्व मिट जाता है। और उसी तरीके से हमारे देश में एक ऐसी संस्था है जो अपने आप को लोकतंत्र का रक्षक बताती है, और वो है न्यायालय। न्यायालय में ऐसे ऐसे लोगों का झुंड, ऐसे ऐसे लोगों का दल, जो अपने दल का नाम कॉलेजियम रखे हैं, और उसमें अपने बेटे को, अपने चाचा को, अपने भतीजे को, अपने फूफा को, और चाचा अपने भतीजे को हर तरीके से लोगों को खुलेआम एंट्री देते हैं। और इसे मैं गैर लोकतांत्रिक और गैर संवैधानिक इसलिए कहता हूं क्योंकि कोई भी चीज जिसमें जनता का प्रतिनिधि न हो तो गैर लोकतांत्रिक होती है, गैर संवैधानिक होती है। और इसको मैं क्यों एक हठी व्यक्ति की तरह मान रहा हूं, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम सिस्टम को या न्यायपालिका में जितने भी जज हैं उनको कम से कम जज की नियुक्ति के मामले में जो केंद्र सरकार 2015 में जो एनजीएस योजना जो लाया था, जो कानून लाया था, उसको स्वीकार करना चाहिए था। लेकिन इन्होंने उसे रिजेक्ट कर दिया। और आपको बता दूं कि कॉलेजियम सिस्टम जैसे अलोकतांत्रिक और गैर संवैधानिक सिस्टम का जन्म लगभग 30 से 35 साल पहले हुआ था। जब हमारे देश में गठबंधन की सरकार आई, जब खिचड़ी की सरकार आई, तो सरकार बहुत कमजोर हो गई थी, और एकाएक इंदिरा गांधी के समय में राजनीतिक मूल्यों का बहुत तेजी से ह्रास होने लग गया। और जब इंदिरा गांधी हमारे देश में जब इमरजेंसी लगाई थी, तो उस वक्त जजों के ऊपर दबाव डलवाकर, क्योंकि जज उनको डिस्टर्ब न करे, इसलिए कई जजों के ऊपर दबाव डलवाकर उसे हटा दिया गया, उनके पद से हटवा दिया गया। और ऐसे जजों की नियुक्ति की गई जो कि बिल्कुल इंदिरा गांधी के इशारों पर चले, इंदिरा गांधी की जी हुजूरी करे। और फिर क्या हुआ कि वो जज जो हैं वो संगठित होते गए, और कॉलेजियम सिस्टम नाम का एक ऐसा दुष्चक्र बनाया कि जिस चक्र में वो जज ही तय करेंगे कि अगला जज कौन होगा। उसमें न ही जनता का राय जाएगा, और न ही जनता के द्वारा चुना गया कोई नेता जाएगा, न ही कोई सरकार जाएगा। मतलब कि हम ही सब कुछ हैं। हम जिसके ऊपर हाथ रख दिए, चाहे मेरा बेटा हो, मेरा भतीजा हो, मतलब कि जिसके ऊपर हमने हाथ रख दिया वो जज बन गया। और आपको बता दूं कि डायरेक्ट अपने बेटे को जज नहीं बनाते। कॉलेजियम सिस्टम में बड़े ही चालाकी के साथ वो किसी दूसरे बेटे को जज बना देते हैं, और फिर जब वो चले जाते हैं तो फिर इसके बेटे को जज बना देते हैं। मतलब कि ये इस तरीके से सब के सब बेटे जज बन जाते हैं। बहुत सारे आपको कोर्ट में ऐसे जज मिलेंगे जिनके पिताजी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं, और ऐसे आपको मुख्य न्यायाधीश भी मिलेंगे सुप्रीम कोर्ट के जिनके पिताजी खुद मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। तो इस तरीके से कॉलेजियम सिस्टम के 30-35 साल के बाद में 2015 में सरकार के द्वारा एनजीएससी योजना लाकर, मतलब वो कानून लाकर उनसे बोला गया कि आप क्या करिए कि आप तो खुद चुनते ही हैं, लेकिन आप 6 जजों की कॉलेजियम बनाइए, और इसमें एक मुख्य न्यायाधीश ले लीजिए और 2 जज खुद ले लीजिए। मतलब कि फिर भी आपका बहुमत है, और आधा मुझे दे दीजिए। और वो आधा में एक कानून मंत्री रहेंगे, एक विपक्ष दल का नेता रहेगा, और एक जो समाज सेवा से संबंधित एक व्यक्ति रहेगा। लेकिन फिर भी न्यायालय को ये बर्दाश्त नहीं हुआ, उसे रिजेक्ट कर दिया, जाओ तुम, हमें आधा वाधा कुछ नहीं चाहिए। और आपको बता दूं कि यहाँ पर आधा भी नहीं था कि जो कानून मंत्री हैं वो भी तो न्यायपालिका से रिलेटेड कामों में रहते हैं, और जो अन्य जो मंत्री रहेंगे वो भी तो जो निर्णय लेंगे वो वकीलों के द्वारा ही लेंगे। लेकिन कोर्ट को ये पसंद नहीं आया, मतलब कि आधा देना पसंद नहीं आया।
जबकि हमारे भारतीय संविधान में कोई भी पद राष्ट्रपति का हो या प्रधानमंत्री का हो या फिर मुख्यमंत्री का हो, उसमें कोई भी जनता का आधा मत नहीं होता। पूरी तरीके से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जनता के मत से ही चुने जाते हैं। जैसे कि प्रधानमंत्री को ले लीजिए, सांसद जो कि डायरेक्ट जनता के द्वारा चुने जाते हैं, और जब वो सांसद पास करेगी तब जाकर प्रधानमंत्री बनते हैं, और वो विधायक जो पास करेगी तब जाकर के मुख्यमंत्री बनते हैं। इवन एज जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है, तो हमारे जो सम्मानीय सांसद हैं, जो सम्मानीय जो विधायक हैं, जो कि डायरेक्ट जनता के द्वारा चुने जाते हैं, वो मत देते हैं। और राज्यसभा के सांसद जो जनता से नहीं भी चुने जाते हैं, तो जनता के द्वारा चुने गए विधायकों के द्वारा वो चुने जाते हैं, और फिर उसके बाद में राष्ट्रपति बनते हैं। और उपराष्ट्रपति का भी वही हाल है। लेकिन जज ऐसे हैं कि इनका चुनाव में कहीं से भी जनता का योगदान नहीं होता, जनता की भागीदारी नहीं होती, और वो ये बताते भी नहीं है कि कॉलेजियम सिस्टम में सिस्टम क्या है। लेकिन उसके बावजूद भी ये कहा गया कि चलिए ठीक है, 50% आप खुद चुन लीजिए और 50% मुझे चुनने दीजिए। लेकिन इसके बाद वो क्या बोले कि इससे न्यायिक स्वतंत्रता बाधित होगी। कैसे बाधित होगी न्यायिक स्वतंत्रता? 3 जज तो आपके हैं, और एक सरकार का कानून मंत्री भी तो है, और एक विपक्ष का नेता है, तो दोनों एक दूसरे का हित कभी भी पक्ष और विपक्ष एक साथ नहीं होता। और एक समाज सेवी किस लिए है, और अगर आएगा भी तो बहुमत आप ही का होगा। लेकिन ये भी बर्दाश्त नहीं हुआ। अगर कॉलेजियम सिस्टम में 6 जज रहेंगे तो 3 जज खुद उनका रहता है और 3 इनका रहता है। और अगर कोई भी चीज पास होता है तो बहुमत से नहीं होता है ना, तो 3 जज इनका रहेंगे और 3 इनका रहेंगे। तो अगर 3 इनका मिल भी गया तो वो जजों के माध्यम से अपना खुद जज बना सकते थे। लेकिन आपको बता दूं कि जब नाश मनुष्य पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। तो उसके बाद में न्यायपालिका अपने अकड़ में रहा, और बीतते समय के अनुसार जब समय बीतते गया तो लोगों के दिमाग में, और सोशल मीडिया जिस तरीके से भी एक्टिव हुआ है, और लोग कानून के बारे में और अपने अधिकार के बारे में जिस तरीके से जागरूक हुए हैं, तो इस पर बात करना शुरू कर दिए हैं। तो अब इस पर बात चल रहा है, और बात बहुत तगड़े तरीके से चल रहा है। और अब तो ऐसा हो गया है कि मैं आपको बता दूं कि मेरा जो कॉलेजियम सिस्टम से रिलेटेड जो वीडियो हमने बनाया है, जो पिछले वाली वीडियो में, मतलब बहुत सारे ऐसे वीडियो बनाया है कॉलेजियम सिस्टम को लेकर के, तो उसमें जनता के द्वारा कमेंट आते हैं। तो अगर आप उस कमेंट को पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से जनता जो है वो कॉलेजियम सिस्टम को लेकर के खफा है, और वो बेसर पैर का नहीं, वाजिब तर्कों के साथ में खफा है। और ये सब बात पहले जनता के बीच में आती है, और उसके बाद में धीरे धीरे क्या होता है, उच्च पद पर बैठा व्यक्ति या फिर जो उच्च मीडिया के लोग हैं, जो ऊंचे ऊंचे पदों पर मीडिया में बैठे हुए हैं, उनके पास जाता है। और जब वहां पर ये बातें होने लगती है तो उस संस्था को झुकना ही पड़ता है। और इसकी बहुत बड़ी शुरुआत हो चुकी है, और बहुत से लोग नहीं देखे होंगे। और इसकी बहुत बड़ी शुरुआत के रूप में हरीश साल्वे और उनका इंटरव्यू लेने वाले अर्नब गोस्वामी, ध्यान से सुनिएगा। और ये इंटरव्यू जो है वो 2 घंटे तक चला, और ये पूरा इंटरव्यू इंग्लिश में हुआ, जो कि इस इंटरव्यू को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से सुने और इसका एनालिसिस किए, और एनालिसिस करने के बाद में उसका पूरा निचोड़ आपके सामने लाया हूँ, जिसे कि आप सभी लोगों को देखना और समझना चाहिए। बहुत अच्छे तरीके से आपको समझना चाहिए कि जो कॉलेजियम सिस्टम का जो गैंगवार है, जो कि पूरे देश में अंग्रेजी नियम के तहत शासन लागते रहा। तो सबसे पहली बात, हरीश साल्वे जी ने ये बात कहे कि सर्वोच्च न्यायालय वैसा काम करता है जो उसे करना ही नहीं चाहिए, और वैसा काम नहीं करता जो उसे करना चाहिए। जैसे कि वो ये बात बताए कि कितने लंबे लंबे समय तक अपने केस को अपने अंदर लंबित रखता है, जैसे कि 73 साल, 50 साल, 40 साल, 35 साल केस को लंबित करके रखता है। अब 73 साल कोई छोटा समय नहीं होता। एक बच्चा, आपको बता दूं कि एक बच्चा जन्म लेता है, वयस्क होता है, उसका बच्चा होता है, और वो बूढ़ा होकर मर जाता है। इतना लंबा समय होता है 73 साल। और 50 साल भी कोई कम समय नहीं होता। एक 20 साल का लड़का सीधे 70 साल में कन्वर्ट हो जाता है। और 40 साल भी कोई कम समय नहीं होता। एक 20 साल का लड़का जो कि सीधे 60 साल में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन ऐसे मामले जो उसे सुनना ही नहीं चाहिए उस पर ध्यान देता है। और उसके बाद में हरीश साल्वे जी ने जो बात बताया, हालांकि आपको बता दूं कि हरीश साल्वे जी बहुत बड़े ज्ञानी हैं, उनके सामने मैं कुछ नहीं हूं, कुछ भी नहीं हूं, मतलब कुछ भी नहीं हूं। लेकिन आपको बता दूं कि मुझ पर, अपने आप पर हमें गर्व होता है कि हरीश साल्वे जी ने जो बात बताएं, ये बात मैंने बहुत पहले से उठा रहा हूं। हमारे एक वीडियो जाकर के देख लीजिए, उस वीडियो में ये सब बात जो है बहुत पहले से उठा रहा हूं।
और सबसे पहली बात आप लोगों को बता दूं कि ना मैं कोई वकील हूं और ना ही मैं संविधान और कानून का एक्सपर्ट हूं। मैं एक सामान्य लड़का हूं, एक सामान्य बुद्धि रखने वाला लड़का हूं। आप हमें एक सामान्य बुद्धि वाला लड़का समझ सकते हैं। लेकिन जब एक सामान्य बुद्धि वाला लड़का ये सब बातें बोल रहा है, उसके दिमाग में ये सब बातें हैं, तो निश्चित तौर पर देश के हर नागरिक के अंदर, देश के हर नागरिक के दिमाग में ये सवाल है, ये बात है। और जब देश के नागरिक के दिमाग के अंदर ये सवाल है और ये सवाल होता है, तो बहुत बड़ा बात होता है। तो हरीश साल्वे जी ने ये बात कहा कि जो निर्वाचन आयोग है वो एकदम अपना काम एकदम संवैधानिक तरीके से कर रहा था, और जिस तरीके से उन नामों को काट कर हटा रहा था। आपको बता दूं कि हमारे भारतीय संविधान में अनुच्छेद 326 में साफ साफ वर्णित है कि जो भारत का नागरिक नहीं है वो वोट देने का अधिकारी नहीं है। तो वैसे वैसे व्यक्तियों का नाम ढूंढ रहा था और उसे नाम को काट कर हटा रहा था। लेकिन उसके बावजूद भी आपको बता दूं कि उनकी बातों को न्यायालय में सुना जाता है, जबकि किसी की तरफ से उनके ऊपर आरोप नहीं लगता है निर्वाचन आयोग के ऊपर कि हमारा वोटर लिस्ट से नाम कट गया है। लेकिन उसके बावजूद भी उनके बहुमूल्य समयों को बर्बाद किया जाता है और उनकी बातों को न्यायालय में सुना जाता है। जबकि आपको बता दूं कि जो सर्वोच्च न्यायालय है और जो निर्वाचन आयोग है, दोनों को बराबर शक्तियां प्राप्त है, कोई कम नहीं है। जिस तरीके से सर्वोच्च न्यायालय को शक्ति हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 से मिलती है, उसी तरीके से निर्वाचन आयोग को शक्ति हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 से मिलती है। और दोनों को बराबर शक्ति है। दोनों के जो, जैसे कि सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उसको हटाने के लिए महाभियोग लगाना पड़ता है, उसी तरीके से निर्वाचन आयोग के जो मुख्य आयुक्त हैं उसे हटाने के लिए भी महाभियोग लगाना पड़ेगा। तो दोनों को बराबर शक्तियां प्राप्त है। तो कम से कम निर्वाचन आयोग के खिलाफ जो याचिका गया था उसको कम से कम नहीं सुनना चाहिए था, लेकिन फिर भी उसको सुना जाता है और बहुत मजे के साथ सुना जाता है। तो ये सब चीज जो है, क्या उनको पता नहीं है? इतने बड़े जज हैं लेकिन होशियार बने। और होशियार क्यों बने? क्योंकि पूरी जनता को ये बताना चाहते हैं कि हम सिर्फ कोर्ट के लिए सुप्रीम नहीं है, हम पूरे देश के लिए सुप्रीम हैं। और संविधान के हर चीज के ऊपर बैठा मैं हूं, मैं ही बॉस हूं, और जो मैं कहूंगा, जो मैं आदेश दूंगा वो तुम्हें मानना पड़ेगा। और उसके बाद में निर्वाचन आयोग से बहुत सारी चीजें की पूछताछ की। निर्वाचन आयोग जैसा खड़ा सोना, आपको बता दूं कि निर्वाचन आयोग हमारे देश की ऐसा संवैधानिक संस्था है जो अपना काम एकदम बारीकी के साथ करता है और एकदम टाइम टू टाइम करता है। जैसे कि आप देख लीजिए, बिहार में भी विधानसभा का चुनाव होने वाला है, जो कि निर्वाचन आयोग के द्वारा इसका डेट तय कर दिया गया है। चुनाव 2 चरण में होगा, एक 6 नवंबर और एक 11 नवंबर, और 14 नवंबर को रिजल्ट देगा, मतलब कि एकदम टाइमली काम करेगा। जैसे कि पहला चरण का चुनाव 6 नवंबर को होगा तो 6 नवंबर को ही होगा, 7 नहीं होगा। और दूसरा चरण का चुनाव जो कि 11 नवंबर को दिया है वो 12 नहीं होगा, 11 मतलब 11 को मतलब करवाएगा, और 14 को रिजल्ट देगा, मतलब देगा, 15 नहीं हो सकता है। एकदम टाइम टू टाइम अपना काम एकदम सही तरीके से निर्वाचन आयोग करती है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी उनकी बातों को न्यायालय में सुना जाता है। तो निर्वाचन आयोग जैसी संस्थाओं को बुलाकर उनका बहुमूल्य समय बर्बाद किया है ये न्यायालय ने। और यही नहीं, जब निर्वाचन आयोग की कोई गलती नहीं ढूंढ पाए तो सीधे उनको धमकी दे दिए कि हमारी नजर आपके ऊपर है, आप पर हमारी नजर है, अगर आप कोई गलती करेंगे तो हम चुप नहीं रहेंगे। अरे भैया, कोई गलती किया ही नहीं है, और वो भी निर्वाचन आयोग जो कि बिल्कुल आपके लेवल पर जाकर खड़ा है, तो आप उसे धमका कर सकते हो? और यही चीज अगर निर्वाचन आयोग अगर आपके ऊपर बोल दे कि आप सरकार के पीछे क्या कर रहे हो, आप हमारे पीछे क्या कर रहे हो, और आप 73 तरह के मामले को पेंडिंग करके कैसे रखे हो, उसका पूरी तरीके से तुम समय के अनुसार काम करो, तब तब तुरंत बोल देंगे कि आप लिमिट में रहिए, आप हमारे पीछे क्या पड़े हैं, लिमिट में रहिए, आप अपने काम से काम का मतलब रखिए, हम अपना काम करना बखूबी जानते हैं। लेकिन निर्वाचन आयोग ये नहीं बोलता, क्योंकि निर्वाचन आयोग को काम करना है भाई। तो ये सभी बात जो है हरीश साल्वे जी ने बताए। और मैं आपको बता दूं कि जो ये बात हरीश साल्वे जी ने बताए, ये बात हमने बहुत पहले से उठा रहा हूं। मैंने पिछले वाली वीडियो में ये सब भी बात बोला हूं। और उसके बाद में हरीश साल्वे जी ने ये बात बोले कि विदेश में जाकर देश की निंदा करना ये अपने आप में अनैतिक है और देश के लिए ठीक नहीं है। अभी आप लोगों को ये बात पता होगा कि अभी हमारे देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई साहब, जो कि मॉरिशस गए हुए थे और वहां पर व्याख्यान दिए थे, और उस व्याख्यान में ये बात बोले कि देश का जो न्याय व्यवस्था है वो संवैधानिक नियमों के तहत चलता है, वो बुलडोजर से नहीं चलता। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि कौन सा ऐसा काम है बुलडोजर के द्वारा किया गया जो संविधान के विरुद्ध में किया गया है? अगर कोई व्यक्ति जमीन को अतिक्रमण करके वहां पर महल बनाए, अपना घर बनाए, और उस अतिक्रमण को जब हटाने का काम किया जाए बुलडोजर के द्वारा, तो कौन सा वो संविधान के विरुद्ध काम है?
आप बताइए कौन सा संविधान के विरुद्ध काम है। और एक घटना, आप बी आर गवई साहब, आप बताइए कि आप संविधान की बात करते हैं, तो जिस वक्त एक व्यक्ति ने, जो भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था, तो वो इस बात को आपके पास लेकर के आया कि आप उस संस्था को वहां पर आप आदेश दे दीजिए, उसको ऑर्डर दे दीजिए कि हम उस मंदिर को ठीक करें। दोस्तों एक घटना ये है, आपको बता दूं पूरा घटना क्या है। पूरा घटना है कि खजुराहो में एक मंदिर है और उस मंदिर में प्राचीन मूर्तियां हैं। अब उसमें नियम है, वो ASI के अंतर्गत आता है। अब उसमें ऐसा नियम है कि कोई भी प्राचीन मूर्ति को रिपेयरिंग नहीं किया जाएगा। और उसमें एक भगवान विष्णु का जो मूर्ति है वो खंडित है, तो उस खंडित मूर्ति को मरम्मत करने के लिए एक भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त सुप्रीम कोर्ट गए। तो वहां पर उन्होंने ये बात बोला गया, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये बात कहा गया कि देखिए वो एक ASI, वो अलग संस्था है, सरकारी संस्था है, उसमें हम कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ पर आपने बात बोला, लेकिन पीछे से वो कमेंट क्या कर दिए कि अगर तुम भगवान विष्णु के इतने बड़े भक्त हो तो जाकर के विष्णु से कह दो कि वो अपना सर अपना खुद ही जोड़ ले। तो आपको बता दूं कि हमारे भारतीय संविधान में एक चीज वर्णित है कि किसी भी व्यक्ति की गरिमा का हनन नहीं होना चाहिए। यहाँ पर आपने एक व्यक्ति की गरिमा का हनन किया, तो आप किस संविधान की बात करते हैं? क्या उस समय आपका जो संविधान था वो कहाँ चला गया था? आपने एक व्यक्ति की गरिमा का हनन किया। और उसके बाद में आप लोगों को बता दूं कि अभी हमारे देश के होने वाले भावी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत जी होने वाले हैं, जो कि 24 नवंबर को हमारे देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो जाएंगे, 24 नवंबर 2025 को। और वो श्रीलंका दौरे पर गए। और उसी समय जो अभी वर्तमान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी आर गवई साहब, वो थिम्पू गए। और दोनों अलग अलग देश से न्यायपालिका के पक्ष में, भारत के न्यायपालिका के पक्ष में, और बाकी जो संस्था है उसके विरोध में तो नहीं, लेकिन उस पर नजर रखने की बात कर रहे थे। अब आप खुद सोचिए कि जब कोई एक संस्था किसी दूसरे संस्था पर नजर रखेगा तो क्या उस संस्था को शोभा देता है? तो इस बात को लेकर हरीश साल्वे जी ने बोले, हमें बताने में थोड़ा आगे पीछे होगा लेकिन बात यही बोले थे। और उसके बाद में हरीश साल्वे जी ने एक और मुद्दा उठाया और उन्होंने ये बात बोले कि अभी जो हम लोग सुन रहे हैं जैन जी, अगर कोर्ट के खिलाफ में करने वाली बात हो जाए तो जैन जी क्या XYZ सब हो जाएगा, क्योंकि लोग अभी कोर्ट के ऊपर खड़े हैं, हावी हैं, क्योंकि कोर्ट के नियम कानून से अभी लोग त्रस्त हैं। और उसके बाद में उन्होंने ये बात बोले कि जो संजीव खन्ना थे, जो अभी हमारे देश के जो वर्तमान जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं बी आर गवई साहब, तो उनके पहले हमारे देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना थे। तो उस समय जो जस्टिस यशवंत वर्मा हैं, उनके घर पर नोटों से भरा हुआ एक घर मिला था, जबकि बाकायदा के साथ उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए था, उनके ऊपर जांच होना चाहिए था। लेकिन क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। अब वो चले गए। अब उसके बाद में हमारे देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बने? बी आर गवई साहब बने। अब ये भी जाने वाले हैं। आपको बता दूं कि 24 नवंबर 2025 को इनका कार्यकाल समाप्त होने वाला है, ये भी जाने वाले हैं। लेकिन फिर भी अभी तक यशवंत वर्मा, जिनके घर पर नोटों से भरा हुआ एक घर मिला था, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुआ है। और अभी अभी जब चले जाएंगे, बी आर गवई साहब जब जाएंगे, तो अभी जो भावी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होने वाले हैं वो हैं जस्टिस सूर्यकांत जी। और मैं आपको बता दूं कि जस्टिस जो सूर्यकांत हैं, इनके ऊपर भी भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। जब पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में थे तो इनके ऊपर एक व्यक्ति ने आरोप लगाया कि 6-7 आदमियों से, 6-7 व्यक्तियों से बहुत भारी रकम लेकर के उनको जमानत दिया गया। और इसके बावजूद उनको हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में मतलब उनको क्या उसको बोलते हैं, प्रमोशन किया जा रहा था। बताइए, जबकि उनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है फिर भी उनका प्रमोशन किया जा रहा है। जबकि उस समय जो जस्टिस गोयल थे उनका विरोध किए थे, लेकिन फिर भी उनको प्रमोशन कर दिया गया और वो हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने। और फिर उसके बाद में आ गए सुप्रीम कोर्ट में। अब जब सुप्रीम कोर्ट में आए तो यहाँ पर भावी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होने वाले हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो कॉलेजियम सिस्टम का वो एकदम पूरी तरीके से मजे ले रहे हैं, एकदम पूरी तरीके से मजे ले रहे हैं। और जो जस्टिस बी आर गवई साहब हैं, वो अभी तक जस्टिस वर्मा के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल एकदम संवैधानिक जो पद है उसका एकदम मजे ले रहे हैं। तो उन्होंने इसको लेकर भी कहे कि न्यायपालिका के लिए ठीक नहीं है, और अगर आप इस तरह का काम करोगे तो आपकी जो विश्वसनीयता है वो एकदम गिर जाएगा, और इतना नीचे गिर जाएगा कि फिर आपसे संभल नहीं पाएगा। तो दोस्तों, ये जो एनालिसिस है, ये जो जानकारी है, आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपने वीडियो को लास्ट तक देखा है तो आप जय हिंद जरूर लिखिएगा, और ये भी बताइएगा कि आप कहाँ से हैं, और हमारी जो बात है, हमारी जो बताई गई जो बात है, आपको
कितना सेटिस्फाइड हुए इससे, आप ये भी बताइएगा। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।